दोस्तों, हिंदी की इस कक्षा में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने हिंदी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ लिया और उत्पत्ति के विषय में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ी थी जहाँ से हिंदी के विकास के निर्देश दिए जाते हैं या फिर हिंदी के विकास की बात कही जाती थी। जो इससे पहली वाली क्लास थी उसमें हम लोगों ने लिपियों को पढ़ा था और लिपियों में लगभग 10 से 12 लिपियों को पढ़ लिया था। कौन कौन सी भाषाओं की कौन कौन सी लिपियां हैं उससे संबंधित सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई थी। साथ ही में देवनागरी लिपि का जो विकास होता है उसको भी बता दिया था, यानी कि जो देवनागरी लिपि है इसकी उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से होती है और ब्राह्मी लिपि को 2 भागों में बांट लिया था, उत्तरी ब्राह्मी दक्षिणी ब्राह्मी। वहाँ से बहुत सारी लिपियाँ निकलती हैं, नागरी, देवनागरी, नंदनागरी, सिद्ध मात्रक, मात्रक। तो इस प्रकार से लिपियों को हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज का जो टॉपिक होगा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आज का हमारा जो टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए भाई हेडिंग डाल लेते हैं, हिंदी का नामकरण। हिंदी का नामकरण। हिंदी का नामकरण हम लोग पढ़ते हैं कि हिंदी का जो नामकरण हुआ है वो कैसे हुआ है। यहाँ पर बहुत सारी नई चीज़ें जानेंगे कि हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था, हिंदी भाषा का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था और ऐसे कौन कौन से विद्वान आए जिन्होंने हिंदी का नामकरण किया, कब कब बदलाव हुआ, वो सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले हिंदी को हिंदी कब कहा गया था या हिंदी को हिंदी कहा गया था या नहीं कहा गया था, तो एक चीज़ आप सभी लोग याद रखिए कि अगर हम हिंदी शब्द की बात करेंगे तो ये पर्शिया या फारसी लोग जो हुआ करते थे पहले उनकी देन मानी जाती है। कैसे मानी जाती है आप सब लोग जानते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग कैसे जानी जाती है। ये जो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है, अब यहाँ से जो है एक नदी निकलती है, आप सब लोग जानते होंगे, सिंधु नदी निकलती है और इधर होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है ना, लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। तो ये वाला जो क्षेत्र हुआ करता था, यहाँ पर आर्य लोग आए हुए थे पहले, यानी कि पर्शिया ईरान के लोग यहाँ पर आए हुए थे, तो वो यहाँ पर निवास करने लग गए थे। तो ये लोग क्या करते थे, फारसी भाषा की सा ध्वनि को ये लोग क्या कहते थे, ये हा कहते थे, ठीक है। फारसी भाषा की सा ध्वनि को ये हा कहते थे। और ये वाला जो क्षेत्र है वो क्षेत्र कौन सा था, सिंध क्षेत्र था। और ये जो नदी थी वो सिंधु नदी थी, लेकिन चूंकि वो लोग सा को हा कहते थे इसलिए इस क्षेत्र को वो सिंध की जगह हिंद क्षेत्र या हिंद प्रदेश कहते थे। इस नदी को सिंधु नदी कहते थे और यहाँ पर यह जो क्षेत्र था यानी कि सिंध नदी के पार वाला क्षेत्र, ये लोग उसको हिंद क्षेत्र के नाम से जानते थे। और इसी प्रकार से इस क्षेत्र की जो भाषा थी वो हिंदी कहलाई, यानी कि सिंध प्रदेश की जो भाषा है वो सिंधी। चूंकि वो सा को हा कहते थे तो हिंद प्रदेश की जो भाषा है वो हिंदी। तो इस प्रकार से हिंदी का एक तो विकास हो जाता है। लेकिन अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखेंगे कि हिंदी का नामकरण सबसे पहले कब हुआ है और किसने किया है, तो उन चीज़ों को हम समझ लेते हैं। तो समय है 13वीं शताब्दी का। 13वीं शताब्दी में देखिए एक कवि हुआ करते थे, हम लिख ले रहे हैं, 13वीं शताब्दी के फारसी भाषा के कवि, फारसी भाषा के कवि जिनका नाम क्या हो जाएगा, मुहम्मद औफी। मुहम्मद औफी इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सर्वप्रथम हिंदी का नामकरण किया, हिंदी का नामकरण किया और क्या कहा इन्होंने, हिंदी को हिंदी नहीं कहा था, इन्होंने क्या कहा, और हिंदवी कहा, और हिंदवी कहा।
ठीक है भाई, बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हिंदी का नामकरण करने वाले जो व्यक्ति हैं वो भारत के ही थे, फारसी भाषा के कवि थे जिनका नाम था मोहम्मद औफी। समय कब का था? तो 13वीं शताब्दी का था। 13वीं शताब्दी के फारसी भाषा के कवि मोहम्मद औफी, इन्होंने सर्वप्रथम हिंदी का नामकरण किया और हिंदवी कहा। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने हिंदी का नामकरण किया था। इनके बाद में देखिए यही चलता रहा बहुत समय तक, और समय आता है 16वीं शताब्दी का। और 16वीं शताब्दी में एक बहुत महत्वपूर्ण या बहुत प्रसिद्ध या फिर कह सकते हैं कि बहुत बड़े इतिहासकार यहां पर आ जाते हैं जिनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ये वही हैं जिन्होंने एक जो है महाकाव्य लिखा था जिसका नाम है पद्मावत। पद्मावत पहला विस्तृत या फिर सबसे बड़ा महाकाव्य है, बहुत बड़ा महाकाव्य है, और जिस महाकाव्य के ऊपर एक जो है हिंदी सिनेमा वालों ने मूवी भी बनाई है, पद्मावती। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए समय 13वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक ऐसा ही चलता रहा। और फिर 16वीं शताब्दी में क्या होता है? 16वीं शताब्दी में मलिक मोहम्मद जायसी ने भी हिंदी का नामकरण किया और हिंदवी कहा। इन्होंने नामकरण तो किया था दोबारा से, लेकिन उस नामकरण में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं था। जिस प्रकार से मोहम्मद औफी ने भी नामकरण किया और हिंदवी कहा, इसी प्रकार से 16वीं शताब्दी में मलिक मोहम्मद जायसी ने भी क्या किया? हिंदी का नामकरण किया। मलिक मोहम्मद जायसी ने भी हिंदी का नामकरण किया और इन्होंने क्या कहा? हिंदवी कहा। ये मलिक मोहम्मद जायसी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने एक महाकाव्य लिखा जिसका नाम क्या है? पद्मावत। ठीक है, जिसका नाम क्या हो जाएगा? पद्मावत हो जाएगा। तो पद्मावत नामक महाकाव्य लिखने वाले जो व्यक्ति हैं, जो कवि हैं, वो कौन हो जाएंगे? मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे। अब इसके बाद देखिए किस प्रकार से और आगे नामकरण होता है। तो 13वीं शताब्दी में सबसे पहले नामकरण होता है हिंदी का और हिंदवी कहा जाता है। उसके बाद में 16वीं शताब्दी में नामकरण होता है हिंदी का और फिर से हिंदवी ही कहा जाता है। उसी क्रम में अगर हम और आगे देखते हैं तो 17वीं शताब्दी में मुसलमान शासकों ने हिंदी और हिंदवी कहा, यानी कि दोनों ही नाम यहां पर दिए जाते हैं। 17वीं शताब्दी में मुसलमान शासकों ने क्या कहा? हिंदी और हिंदवी कहा। ठीक है, ये चीज याद रखिए। 17वीं शताब्दी में मुसलमान शासकों ने हिंदी और क्या कहा? इन्होंने हिंदवी कहा। ठीक है, हिंदवी कहा। तो यहां पर दोनों प्रकार के नाम मिल जाते हैं, हिंदी भी मिल जाता है और हिंदी भी मिल जाता है। लेकिन उस समय इन्होंने कह तो दिया, लेकिन पूरी तरीके से अगर हम देखेंगे तो यहां पर हिंदी जो नाम है वो एक स्पष्ट तरीके से नहीं हो पाया था कि हाँ ठीक है हम हिंदी को इसी प्रकार से हिंदवी कह रहे हैं कि जो हिंदवी नाम है उसी को हम हिंदी में बदल रहे हैं, ऐसा कुछ वहां पर नहीं हुआ था। हाँ, सबसे पहले अगर हम उल्लेख को देखेंगे तो यहां पर हमें मिल जाता है। आगे चल के और हम देखें तो 17वीं शताब्दी के बाद 18वीं शताब्दी जब आती है तो अंग्रेज शासक भारत में आ जाते हैं। हालांकि आप तो पहले ही जाते हैं। तो 18वीं शताब्दी में क्या होता है कि हिंदी का नामकरण फिर से हो जाता है, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा जो कहा गया है वो हिंदी या हिंदवी नहीं कहा गया है, उन्होंने हिंदुस्तानी भाषा नाम दिया। ठीक है, उन्होंने क्या कहा? हिंदी को हिंदुस्तानी कहा। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने क्या कहा?
हिंदुस्तानी कहा, अंग्रेजों ने हिंदुस्तानी कहा। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेजों ने हिंदी का नामकरण किया था तो इन्होंने क्या कहा, हिंदी को हिंदुस्तानी नाम दिया। अब देखिए बात आती है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया और कहां किया गया। दो प्रकार के यहां पर प्रश्न हैं, एक हिंदी शब्द और दूसरी हिंदी भाषा। तो हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहां हुआ है और हिंदी भाषा का सबसे पहले प्रयोग कहां हुआ है, इन दोनों ही प्रश्नों के आंसर को हम लोग समझते हैं। आप सब लोग जानते होंगे एक व्यक्ति को, बहुत महान व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम है अमीर खुसरो। तो एक समय की बात है, अमीर खुसरो जो हैं वो गयासुद्दीन तुगलक के यहां काम कर रहे थे, यानी कि उनके दरबार में रहा करते थे, गयासुद्दीन तुगलक के दरबार में। तो गयासुद्दीन तुगलक का एक बेटा था, उस बेटे को शिक्षा देने के लिए गयासुद्दीन तुगलक ने अमीर खुसरो को नियुक्त किया कि आप हमारे बेटे को हिंदी या हिंदवी में शिक्षा दीजिए, गयासुद्दीन तुगलक के बेटे। तो उस समय जो अमीर खुसरो थे उनको ही बहुत अच्छे प्रकार से हिंदी नहीं आती थी, ठीक है ना, लेकिन वो इतने विद्वान थे, उन्होंने बहुत जल्दी से सारा कुछ सीख करके और एक किताब लिख दी जिसमें हिंदवी या हिंदी के शब्दकोश जो है उसमें भर दिए थे। और फारसी भाषा जो है वो भी उसमें उनको शिक्षा देने के लिए कहा गया, तो फारसी भाषा, तो उसमें फारसी भाषा हो गई, हिंदवी हो गई या हिंदी हो गई। तो इस प्रकार के शब्दकोशों को उसमें रख दिया गया और उस पुस्तक का नाम है खालिक वारी। तो याद रखिए, सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग अमीर खुसरो के द्वारा किया गया है और किस पुस्तक में किया गया है, तो खालिक वारी नामक पुस्तक में किया गया है। खालिक वारी पुस्तक क्यों लिखी गई थी, क्योंकि अमीर खुसरो को गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को शिक्षा देनी थी, इसलिए उन्होंने उस पुस्तक का निर्माण किया था। ठीक है भाई, तो लिख लेते हैं, अमीर खुसरो ने, देखिए अमीर खुसरो ने गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को शिक्षा देने के लिए खालिक वारी नामक पुस्तक की रचना की। खालिक वारी नामक पुस्तक की रचना की और यहां पर क्या किया गया, इसी ग्रंथ में भाषा के अर्थ में हिंदवी शब्द 30 बार और हिंदी शब्द 5 बार प्रयोग किया गया। खालिक वारी नामक पुस्तक की रचना की और इसी ग्रंथ में हिंदवी शब्द 30 बार एवं हिंदी शब्द 5 बार प्रयोग किया गया। 5 बार प्रयोग किया गया। समझ गए होंगे आप सभी लोग, बहुत महत्वपूर्ण है ये। देखिए भाई, तो अमीर खुसरो ने गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को शिक्षा देने के लिए खालिक वारी नामक पुस्तक की रचना की थी। किस पुस्तक की रचना करते हैं ये, तो खालिक वारी नामक पुस्तक की रचना की। और इस पुस्तक में या इस ग्रंथ में हिंदवी शब्द का 30 बार प्रयोग किया गया और हिंदी शब्द का जो है 5 बार प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर शब्द की बात हो रही है, भाषा की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। हम लोगों ने अभी ये नहीं पढ़ा है कि हिंदी भाषा का प्रयोग सबसे पहले कहां पर हुआ है। हाँ, हिंदी शब्द के प्रयोग की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हिंदी शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो अमीर खुसरो के द्वारा किया गया है। किस पुस्तक में किया गया है, खालिक वारी नामक पुस्तक में किया गया है।
क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को शिक्षा देनी थी, इसीलिए अमीर खुसरो ने खालिगवारी नामक पुस्तक की रचना की थी। और इस पुस्तक में हिंदवी शब्द को 30 बार और हिंदी शब्द को 5 बार लिखा गया था। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि हिंदी भाषा का सबसे पहले प्रयोग कब किया गया और किसने किया था, तो याद रखिए हिंदी भाषा का सबसे पहले प्रयोग जिस व्यक्ति ने किया था उस व्यक्ति का नाम है सरफुद्दीन। और सरफुद्दीन की एक पुस्तक है जिसका नाम है जफरनामा। तो जफरनामा नामक पुस्तक में ही सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। बात है 1424 की। देखिए हिंदी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग सरफुद्दीन की जफरनामा में किया गया। ठीक है, सरफुद्दीन की जफरनामा में प्रयोग किया गया था। और कब की बात है, तो 1424 की, 1424 ईस्वी की ये बात हो रही है। याद रखिए भाई, सबसे पहले हिंदी भाषा का जो प्रयोग किया गया था वो जफरनामा नामक ग्रंथ में किया गया है। और ये जफरनामा नामक ग्रंथ किसका है, तो सरफुद्दीन का है। और हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसमें किया गया, तो खालिगवारी नामक पुस्तक में किया गया। किसकी है, तो फिर अमीर खुसरो की है। अब देखिए इसके अलावा हम कुछ पॉइंटों को और समझ लेंगे। जैसे आप लोग सभी लोग जानते हैं अपभ्रंश सबसे पहली जो भाषा थी वो थी हमारी वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के बाद आती है लौकिक संस्कृत, फिर आती है पाली, फिर आती है प्राकृत, और उसके बाद आती है प्रारंभिक हिंदी। अपभ्रंश आ जाती है, अपभ्रंश के बाद आती है प्रारंभिक हिंदी, और प्रारंभिक हिंदी के बाद आती है आधुनिक हिंदी। तो अपभ्रंश जो है, अपभ्रंश के बाद का समय और पुरानी हिंदी के पहले का समय है। वर्तमान में जो हिंदी बोली जाती है उसको आधुनिक हिंदी कहते हैं, लेकिन इससे पहले पुरानी हिंदी बोली जाती थी और अपभ्रंश के बाद में बोली जाती थी। तो अपभ्रंश के बाद का समय और पुरानी हिंदी के पहले का समय जो कहलाता है उस काल को कहा जाता है संक्रांति काल। बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए भाई समझिए। अपभ्रंश एवं पुरानी हिंदी के मध्य का समय क्या कहलाता है, संक्रांति काल कहलाता है। ठीक है, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का जो समय कहलाता है उस समय को क्या कहा जाता है, संक्रांति काल कहा जाता है। और इसके अलावा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है भाई, तो एक यहां पर समझिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो थे इन्होंने किसको माना है पुरानी हिंदी का प्रथम कवि, तो राजा मुंज को ये जो है मानते हैं। राजा मुंज को पुरानी हिंदी का पहला कवि माना गया है। किसके द्वारा माना गया है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा माना गया है। ठीक है भाई, और अपभ्रंश के बाद का समय, पुरानी हिंदी के पहले का समय जो कहलाता है उस काल को कहा जाता है संक्रांति काल। हिंदी भाषा का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया है वो सरफुद्दीन की जफरनामा नामक पुस्तक में किया गया था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम और देखेंगे तो अपभ्रंश की उत्तरकालीन
अवस्था अवहट्ट के नाम से जानी जाती। हम आपको इस बात को पहले भी बता चुके हैं जब हम लोगों ने हिंदी की उत्पत्ति के विषय में बात कही थी। तो याद रखिए, अपभ्रंश जो है उसकी उत्तरकालीन अवस्था को अवहट्ट कहा जाता है। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था को अवहट्ट कहा जाता है। ठीक है भाई, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था को अवहट्ट कहा जाता है। इसके अलावा अवहट्ट को और क्या कहते हैं, तो औधड़ के नाम से जानी जाती है। औधड़ के नाम से जानी जाती है। अवहट्ट में विद्यापति का नाम सुना होगा आप सभी लोगों ने। तो अवहट्ट में विद्यापति ने कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना की है। अवहट्ट में विद्यापति ने कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका की रचना की। ठीक है भाई, तो अवहट्ट भाषा में विद्यापति ने दो महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है, रचनाएं लिखी हैं, जिसमें से कीर्तिलता और कीर्ति पताका हो जाती हैं। ठीक है भाई, इसके अलावा देखिए, हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो विरोध किया गया था वो केरल और तमिलनाडु ने किया था। ठीक है, तो इसके अलावा और भी हम बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें पढ़ेंगे, जैसे मानक भाषा किसको कहते हैं, मानक हिंदी किसको कहते हैं, व्याकरण वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कौन सी है और व्याकरण वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हिंदी कौन सी है, बोलचाल में भाषा का कौन सा रूप प्रयोग किया जाता है और बोलचाल में हिंदी का कौन सा रूप प्रयोग किया जाता है। तो इन सारी चीजों को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने हिंदी के विकास को लेकर, यानी कि हिंदी का जो नामकरण हुआ था उसके नाम से संबंधित जो भी चीजें आती हैं वो सब हम लोगों ने कंप्लीट कर ली हैं। और आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम दूसरी चीजें पढ़ेंगे। धन्यवाद।